तो मूल अधिकारों के पिछले भाग में हमने जाना था, यानी संविधान के भाग 3 में हमने यह जाना कि परिभाषा राज्य के बारे में और विधि के बारे में, कि राज्य और विधि क्या है। तो हमने इसको पूरी तरीके से मैंने अपने पिछले वीडियो में परिभाषित किया था, तो आप उसे देख सकते हैं। तो अब यहाँ से उसको हम कंटिन्यू करते हैं कि आखिरकार मूल अधिकारों में वह कौन कौन से अधिकार हैं, वह सभी बताए गए हैं जो संविधान में दिए गए। मैं उनको आपको एक पढ़ के बताऊंगा कि आखिरकार किस अनुच्छेद में क्या बातें कही गई हैं। तो उसको शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने 12 और 13 हमने उसके परिभाषा के बारे में जाना था, वहीं अब 14 के बारे में क्या दिया गया, उन मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो 14 है आपका विधि के समक्ष समता, समता का अधिकार के बारे में यहाँ पढ़ा गया है। इसको डेफिनेशन हम देख लेते हैं क्या है। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो ये हमने 14 में देखा, यानी कि हमें क्या है कि विधि के समक्ष हमें समानता यहाँ पर दी गई। यानी कि लॉ क्या होगा, जो कहा जाता है कि लॉ सबके लिए समान है, कानून सबके लिए समान है। वो जो बातें कही जाती हैं वह सारा आपकी बातें किससे कही गई हैं, आपके अनुच्छेद 14 में आपका समता का अधिकार। यहाँ से आप ये आपको कनेक्ट कर पाओगे कि वह सारी बातें यहाँ से आपकी कही जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी किसी प्रकार से कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अब मैं आपको एक बात यहाँ पर समझाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक वर्ड जो जोड़ा जाता है केवल, यानी ये वर्ड केवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है खासकर इंडिया जैसे देश में, यानी भारत जैसे देश में, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो भी न्यायिक प्रणाली है उसमें क्या होता है, एक वर्ड को, एक पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हम एलैबोरेट करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो यहाँ पर जो केवल शब्द इस्तेमाल किया गया, ध्यान रखना, यानी बाकी आधारों पर आपको यहाँ पर विभेद सरकारें कर सकती हैं। इसमें कौन कौन, लेकिन इन सभी को वो आधार नहीं बना सकती है भेद करने के लिए। वो कौन कौन से हैं आपके, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो ये आपका अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 15 का ये पहला भाग था। दूसरा भाग है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी आपका विभेद नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट आपका दूसरे में था। अब दूसरे का आपका देखते हैं, का चलते हैं इसमें, यानी कि आपका अनुच्छेद 15 का दूसरे का है भाग, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश। यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार से प्रवेश जो आपका है इन सभी स्थानों से आपको वर्जित नहीं किया जाएगा। अब वह है खा उसी का, पूर्णता या भागता, राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग। इन सभी स्थानों पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। अब इसमें हमने अनुच्छेद 15 का दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था। अब उसमें अनुच्छेद 15 का तीसरा भाग है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्यों को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करी गई। अब यहाँ पर क्या किया है, राज्यों को यहाँ पे एक तरीके से छूट दी गई है उन्हें कि भैया इन सभी बातों के आधार पर, लेकिन आपको क्या किया, छूट दिया था कि आप विशेष प्रबंध कर सकते हो किनके लिए, स्त्रियों के लिए और बालकों के जीवन सुधार के लिए। आप उनमें कुछ ना कुछ आपको विभेद कर सकते हो, उनके लिए कुछ अलग सी चीज़ें चला सकते हो। यानी कि पहले जो आपने जो चीज़ें बताई गई थी उनके आधार पर आप कोई यहाँ पर अलग से कोई उनके लिए कानून नहीं बना सकते, कोई भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन आप स्त्रियों और बालकों के लिए, उनके लिए अलग से, उनके उत्थान के लिए आप अलग से कानून नियम बना सकते हो। ये यहाँ पर सरकारों को छूट दी गई है इसमें, यानी कि स्टेट सरकार, मतलब मैं यहाँ स्टेट कह रहा हूँ, राज्य जो मैंने परिभाषित किया था हमारे अनुच्छेद में पहले भी। अब आते हैं चौथा पार्ट में, इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अब यहाँ पर पॉइंट को देखते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है कि भैया आप तो पहली बार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो कोई भेदभाव करे, लेकिन यह एक्सेप्शन देती है राज्य या स्टेट को कि भैया आप
इनको बेसिस बना सकते हो कि भाई इनके उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए काम कर सकते हो, लेकिन सिर्फ दो बेसिस पे। पहला है आपका सामाजिक दृष्टि से वह क्या होना चाहिए, पिछड़ा होना चाहिए, और शैक्षणिक दृष्टि से वह वर्ग या व्यक्ति पिछड़े होने चाहिए। तभी आप उनके लिए स्पेशल कानून, आप कोई विशेष कानून आप उसके लिए बना सकते हो। तो ये पॉइंट कहे गया आपका इसमें अनुच्छेद 15 के चौथे पार्ट में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसको। इस अनुच्छेद की, अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई अलग से उपबंध बनाने के लिए उन्हें निवारित नहीं करेगी। स्टेट को ये नहीं रोकता है। अब 5वें पॉइंट पे आते हैं हम। इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहां तक